Good morning, students. We had started the chapter Introducing Western Sociologist. This is the chapter 4 of Sociology, Book 2, Understanding Society. Okay, in this chapter, in the first part, we have already studied about the changes in Western society. Okay, and the reasons for the changes of in the changes sorry and the reason for the changes in society and the most important Western sociologist. We already studied about Karl Marx and Durkheim, है ना. So now we have to study about the Max Weber. Max Weber from 1864 to 1920. मैक्स वीवर जो थे उनका भी जन्म जर्मनी में हुआ था. उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था, जो उन्होंने सोसाइटी के लिए, सोशोलॉजी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने वर्क्स दिए थे, वो थे, फर्स्ट है उनका कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1889, रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ 1891, द प्रोटेस्टेंट एथनिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904, सोशल एक्शन, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एसे ऑन सोशोलॉजी एंड द सिटी. ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं. ठीक है. मैक्स वीवर ने मैथोलॉजिकल और थ्योरेटिकल अप्रोचेस को डेवलप भी किया और यूज़ भी किया सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स तक पहुंचने के लिए. ठीक है. उनका मानना था कि सोशल एक्शन जो हैं वो सोशोलॉजी के मैटर का मेन सब्जेक्ट है. सोशल एक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? एक्शन, सिचुएशन, मीन्स एंड एंड्स. जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन करना होता है सोसाइटी में, और जो साधन होते हैं उन साधनों का हमें यूज़ करके उसको अंत तक ले जाना होता है, उस काम को फिनिश करना होता है ना. तो सोसाइटी को इस तरह से हम सर्व कर सकते हैं, इस तरह से चेंजेस उसमें लाते हैं. तो ये मैक्स वीवर की फिलॉसफी थी कि सोशल एक्शन के थ्रू सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो सोशोलॉजिस्ट जो थे वो डिस्क्राइब करते थे, उनका जो वो केवल डिस्क्राइब किया करते थे सोसाइटी को, जज नहीं करते थे, है ना. जो सब्जेक्टिव फीलिंग होती थी उनकी दूसरों के लिए, उसको वो केवल इलैबोरेट करते थे, उस पर अपने डिसीजन नहीं लेते थे. ठीक है. वीवर ने इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी को क्या कहा है? वैल्यू न्यूट्रलिटी. सोशोलॉजिस्ट जो होते थे वो न्यूट्रली रिकॉर्ड करते थे सब्जेक्टिव वैल्यूज़ को, बिना अपने आप को अफेक्ट किए हुए, अपनी फीलिंग्स या ओपिनियन को या अपने वैल्यूज़ को बिना किसी अफेक्ट हुए, किसी दूसरे से या किसी कंडीशन से बिना अफेक्ट हुए, वो न्यूट्रली रिकॉर्ड्स को, सब्जेक्टिव वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया करते थे. जिस भी विषय पर, जिस भी मुद्दे पर वो रिसर्च करते थे उसको वो रिकॉर्ड करते थे बिना किसी इफेक्ट के. वीवर ऑल्सो सजेस्टेड अनदर मैथोलॉजिकल टूल फॉर डूइंग सोशोलॉजी, द आइडियल टाइप. एक्शन टाइप के अलावा वीवर ने एक और मैथोलॉजिकल टूल को सजेस्ट किया है सोशोलॉजी के लिए, वो है आइडियल टाइप. आइडियल टाइप एक लॉजिकली कंसिस्टेंट मॉडल है सोशल फिनोमिनन का, जो हाईलाइट करता है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना. आइडियल टाइप्स जो है वो एग्जैगरेट करता है कुछ फीचर्स को जो सोसाइटी के फिनोमिनन्स होते हैं, जिसे कंसीडर किया जाता है एनालिटिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, या और इग्नोर किया जाता है या फिर डाउन प्ले किया जाता है दूसरों को. ऑब्वियसली एन आइडियल टाइप शुड कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी इन अ ब्रॉड सेंस. जो आइडियल टाइप है वो रियलिटी को कॉरस्पॉन्ड करता है ब्रॉड सेंस में, लेकिन इसका जो मेन जॉब होता है वो क्या है? एनालिसिस को असिस्ट करना होता है, और जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनको ब्रिंग आउट करना और उसको कनेक्ट करना सोशल फिनोमिनन से स्टडी करते हुए. द आइडियल टाइप
was used by Weaver to analyze the relationship between the ethics of world religions and the relationship of the social world in different civilization. जो आइडियल टाइप यूज़ किया है वीवर ने एथिक्स जो थे वर्ल्ड रिलीजन के बीच में, वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन्स थे उनके बीच में जो भी एथिक्स रहे हैं, उनके जो तरीके रहे हैं, उनके बीच का संबंध, और उन्होंने रैशनलाइज किया है सोशल वर्ल्ड को अलग अलग सिविलाइजेशंस में। ठीक है, तो ये वीवर ने जो है आइडियल टाइप में इन रिलेशनशिप्स को और ये रैशनलाइजेशन को इन्होंने अलग अलग सिविलाइजेशन के टाइम पर इस तरह से स्टडी किया है। ओके, नाउ ये वीवर का मत था। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा है, इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट वीवर सजेस्टेड दैट एथिक्स ऑफ सर्टेन प्रोटेस्टेंट सेक्ट विद इन क्रिश्चियनिटी, है ना। क्रिश्चियनिटी में जो यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी उसके अलग अलग सेक्ट्स थे। एक प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते थे और दूसरे जो थे अदर चर्च को मानते थे। ठीक है, तो जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट के लोग थे क्रिश्चियनिटी में, है ना, तो वीवर ने उनके कॉन्टेक्स्ट में ये सजेस्ट किया है एथिक्स ऑफ सर्टेन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स within Christianity had a deep influence on the development of capitalism in Europe. उनका मानना था कि जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट के एथिक्स हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, उनका कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में, यूरोप में जो कैपिटलिज्म डेवलप हुआ था उसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वीवर अगेन आइडियल टाइप को यूज़ करते हुए इल्यूस्ट्रेट करते हैं अथॉरिटी के 3 टाइप्स को। क्या क्या टाइप्स हैं जिसे वो डिफाइन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल, कस्टम एंड प्रेसिडेंस, चैरिस्मेटिक, डिवाइन सोर्सेस और द गिफ्ट ऑफ ग्रेस, रैशनल लीगल मतलब लीगल डिमेरसेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। ट्रेडिशनल मतलब कस्टम एंड प्रेसिडेंस, जो परंपरा जो कस्टम्स चले आ रहे हैं शुरू से, है ना, एक तो उनका प्रभाव पड़ा है। दूसरा चैरिस्मेटिक, डिवाइन सोर्सेज या फिर जो गॉड गिफ्ट है, जो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, ग्रेस है, जो गिफ्ट है, दया है, भगवान की डिवाइन पावर्स हैं वो। तीसरा है रैशनल लीगल, डेमार्केशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसका लीगल, उसका जो वैध हिस्सा है, उसका जो वैध तरीका है अथॉरिटी का, ये। तो इन 3 टाइप्स हैं अथॉरिटी के, ये अथॉरिटी के 3 टाइप्स हैं जिन्होंने जो आइडियल टाइप को इलुस्ट्रेट करते हैं। रैशनल लीगल अथॉरिटी विच प्रिवेल्ड इन मॉडर्न टाइम, जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है वो आज के समय पर प्रिवेल है ना। ये जो था वॉज एपिटोमाइज्ड इन द ब्यूरोक्रेसी, जब ब्यूरोक्रेसी थी यूरोप में तो उस समय पर ये बहुत ज़्यादा नहीं था, इसको बहुत ज़्यादा जो है अथॉरिटी के लिए नहीं लाया जाता था यूज़ में। ओके, नाउ ब्यूरोक्रेसी। अब हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या था? ब्यूरोक्रेसी इज़ अ मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज प्रिमाइज्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द पब्लिक फ्रॉम द प्राइवेट वर्ल्ड। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का एक तरीका, एक मोड था, एक रास्ता था ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर एक प्रकार था ऑर्गेनाइजेशन का जो पब्लिक और प्राइवेट वर्ल्ड को अलग अलग करता था। ठीक है, दिस मीन्स द बिहेवियर इन द पब्लिक डोमेन्स वॉज रेगुलेटेड बाय एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक डोमेन है ना, पब्लिक डोमेन का जो बिहेवियर है वो कैसे रेगुलेट होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन से, नियम और कायदों से रेगुलेट होता है। जो पब्लिक डोमेन होता है, बिहेवियर होता है पब्लिक डोमेन में, बिहेवियर का जो उसका व्यवहार है वो कैसे रेगुलेट होता है? बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ ऑफिशियल्स in regard to their responsibility and did not provide absolute power to them.
एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन के रूप में जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऑफिशियल्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्ड में, और उन्हें एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी में होता है ना, सारे पावर्स किसी एक के हाथ में नहीं होते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या फीचर हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि जो ऑफिसर्स हैं उनके जो काम हैं, जो पावर्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। हियरार्चिकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन। हियरार्चिकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन का मतलब है कि अथॉरिटी और ऑफिस जो है प्लेस्ड होते हैं एक ग्रेडेड हियरार्ची में, वंशानुगत होते हैं, जहाँ पर जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो सुपरवाइज करते हैं लोअर वंस को, और ये जो है अलाउ करता है स्कोप ऑफ अपील को हायर ऑफिशियल्स के लिए। कोई अगर हायर ऑफिशियल के लिए अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है उसके डिसीजन को लेकर लोअर ऑफिशियल में, तो ये अपील का एक स्कोप देता है, हियरार्चिकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन। देन रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, वो रिटन डॉक्यूमेंट को कैरी आउट करता है ना, जो रिकॉर्ड्स में प्रिवेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्यूमुलेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। जो ब्यूरो है और या फिर जो ऑफिस है उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्यूमुलेट होता है, और इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन का एक पार्ट होता है जो सेपरेट होता है लोगों की प्राइवेट लाइफ से, ऑफिसर्स के। ठीक है, देन ऑफिस मैनेजमेंट या स्पेशलाइज्ड। एक ऑफिस मैनेजमेंट के रूप में ये स्पेशलाइज्ड होता है और मॉडर्न एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती हैं इसमें, जो ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन होते हैं जो इसमें ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। देन कंडक्ट इन ऑफिस। एक ऑफिशियल एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी डिमांड्स जो हैं वो फुल टाइम अटेंशन देती हैं। ऑफिशियल के ऑफिशियल जो होते हैं उनके पास डिलिमिटेड आवर्स होते हैं ऑफिस में काम करने के। ऑफिशियल का जो कंडक्ट है ऑफिस में वो गवर्नड होता है उनके एग्जॉस्टिव रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ऑफिस में उनका कंडक्ट या उनका बिहेवियर होता है। ये जो ये जो सेपरेशन है पब्लिक कंडक्ट बिहेवियर का प्राइवेट डोमेन से, इस तरीके से उनका जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका पब्लिक और प्राइवेट डोमेन जो है सेपरेट होता है रूल्स और रेगुलेशंस के तहत और लीगल रिकॉग्निशन के तहत। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टराइजेशन है ब्यूरोक्रेसी के, जिसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी कहा जाता है, जिसे बीवर ने कैरेक्टराइज किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, सो ये उन्होंने बीवर ने कुछ ब्यूरोक्रेसी के बताए हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें ऑफिशियल्स की फंक्शनिंग क्या होती है, ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी में वो किस तरह के काम करते हैं, क्या काम करते हैं, है ना। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके पास फिक्स्ड एरिया होता है ऑफिशियल ज्यूरिडिक्शन का, जिसे वो गवर्न करते हैं रूल्स के तहत, रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो पहले से उनको दिए जाते हैं। रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फिक्स्ड वे एज ऑफिशियल ड्यूटी। जो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक फिक्स्ड वे में जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के तहत की जाती हैं। एज ड्यूटीज़ आर फुलफिल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो रेगुलर बेसिस पर होती हैं, और केवल उनके लिए जो रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन होती है जिनके पास इस तरह की एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म करने के लिए। जो ऑफिशियल पोजीशंस हैं ब्यूरोक्रेसी में वो इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना, और वो उनका जो टेन्योर होता है वो कंटिन्यू
रहता है, जितने टेन्योर के लिए उनको जो है लिया जाता है पोस्ट पर, पोजीशन पर, उतने समय तक वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं। जो हिरार्चिकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन है, जो हमने सेकंड पढ़ा था इसका, इसमें अथॉरिटी और ऑफिसेस जो हैं वो ग्रेडेड हिरार्ची के तहत प्लेस किए जाते हैं, जहां पर हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो लोअर वंस को सुपरवाइज करते हैं। हिरार्चिकल ऑर्डरिंग जो है पोजीशंस की, वो अपील अलाउज करता है। अपील करने की, अगर हायर ऑफिशियल्स किसी केस में उनका जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके किसी एक्शन से लोअर क्लास अगर डिससेटिस्फाइड है तो वो अपील कर सकता है। ये पावर पावर होती है इसके तहत। रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट, जो मैनेजमेंट होता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, उसे रिटन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कैरी किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स में प्रिजर्व रहता है। ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड और मॉडर्न एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें ट्रेंड और स्किल्ड पर्सनल ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट इन ऑफिस, ऑफिशियल एक्टिविटी as official activity demands the full time attention of official irrespective of his or her delimited hours in office। उनके जो ऑफिस में आवर्स होते हैं वो डिलिमिट होते हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं, है ना। उनका जिस तरह उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेस्ड होती हैं डिमांड्स पर, तो उनका फुल टाइम अटेंशन होता है ऑफिस में। एक जो ऑफिशियल होता है उसका कंडक्ट जो ऑफिस में होता है वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एग्जॉस्ट होता है। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो लीगल रिकॉग्निशन पर बने होते हैं, ऑफिशियल जिसके लिए अकाउंटेबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं, और उन्हें ये फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दे दूँगी, क्वेश्चन आंसर दे दूँगी, और आपको इसकी जो ग्लॉसरी दी होती है इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, अपनी कॉपी में लिखना भी होता है। सो रीड दिस चैप्टर वेरी नाइसली एंड प्लीज़ लिसन द both part of this chapter very carefully. Okay, till then.